हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का भरपूर इस नए विषय की सीरीज में, यानी कि विज्ञान की सीरीज में। क्लास 11th की एनसीईआरटी का हमारा ये नवा चैप्टर अभी चल रहा है, जिसमें हमने अभी तक सिर्फ परिभाषा देखी है और प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होते हैं ये हमने देख लिया है पिछली कक्षा में। यह हमारा दूसरा लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे कि मेटाबॉलिक बृहद जैव अणु यानी कि माइक्रो बायोमोलिक्यूल होते क्या हैं। ठीक है, तो आइए बिना कुछ देरी के हम अपने इस नए चैप्टर की या फिर नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो क्या होते हैं जैव अणु, हमने कल भी देखा है, आज भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि ये है हमारा अणु। बृहद जैव अणु क्या होते हैं ये सब देखते हैं कि छोटे छोटे ईंट जैसे जो कण होते हैं मिलकर एक बड़ा मकान बनाते हैं, वही मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं। यानी कि बृहद जैव अणु क्या होते हैं कि जो छोटे छोटे कण होते हैं वो मिलकर एक ईंट बनाते हैं, और सभी ईंटें मिलकर क्या बनाती है, पूरी एक इमारत यानी कि एक बड़ा मकान बनाने में सहायता करती है। तो वही जो अणु होते हैं, वही जो कण होते हैं, वो क्या होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल की सबसे प्रमुख विशेषताएं क्या होती है या फिर श्रेणियां क्या होती है, तो सबसे पहली श्रेणी क्या होती है मैक्रो मॉलिक्यूल की, यानी कि बृहद अणु की, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, या कार्बोहाइड्रेट में भी पॉलीसेकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट में क्या है सबसे महत्वपूर्ण, पॉलीसेकेराइड यानी कि बहु अणु। फिर है हमारा प्रोटीन, फिर है लिपिड। ये किससे बना है, टेक्निकली बहुत बड़े नहीं होते हैं। जो लिपिड होते हैं यानी कि जो फैट होता है, वसा होती है, वो बहुत छोटे होते हैं। टेक्निकली ये बड़े नहीं होते हैं, पर जैविक दृष्टि से मैक्रो मॉलिक्यूल में आते हैं। यानी कि जो जीवन की दृष्टि से यदि इन्हें देखा जाए तो ये भी मैक्रो मॉलिक्यूल में आते हैं। हालांकि जो प्रोटीन के कण होते हैं वो अत्यधिक बड़े होते हैं। उससे बड़े क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के। जैसे व्यवहार होता है इनका, जो लिपिड होते हैं इनका टेक्निकली बहुत बड़े नहीं होते हैं, लेकिन जैविक दृष्टि से यह मैक्रो मॉलिक्यूल के जैसा व्यवहार करते हैं। फिर आते हैं हमारे न्यूक्लिक एसिड, सबसे छोटे होते हैं डीएनए और आरएनए। ठीक है, ये कोशिका के केंद्रक में मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट पहला और महत्वपूर्ण जैव अणु। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो पहला होता है और महत्वपूर्ण जैव अणु होता है, बृहद जैव अणु होता है। ठीक है, उसमें क्या क्या होते हैं, मोनोमर। मोनोमर क्यों क्या बोलते हैं, मोनोसेकेराइड। उसमें क्या आता है, ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है, गैलेक्टोज आता है। फिर आता है आरएनए हमारा, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। फिर आता है हमारा डीएनए, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये भी किस में आता है, कार्बोहाइड्रेट में आता है, बृहद जैव अणु होता है। ठीक है, सबसे पहला और महत्वपूर्ण बृहद जैव अणु होता है ये। यही छोटे छोटे शर्कराएं मिलकर बड़े कार्बोहाइड्रेट बनाती है। यही जो छोटी छोटी शर्करा होती है ये मिलकर क्या बनाती है, एक बृहद कार्बोहाइड्रेट बनाती है। ये भी स्टार्च होता है, ये भी शर्करा होती है, शुगर होती है, ये भी शुगर होती है। ग्लूकोज में जितने भी, कार्बोहाइड्रेट में जितने भी तत्व आते हैं वो सब क्या होते हैं, शर्करा होती है। लेकिन इसमें हिस्टोन प्रोटीन भी पाया जाता है। जो हमारा डीएनए होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन भी पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन भी पाया जाता है। यही छोटी छोटी जो शर्कराएं होती हैं एक बड़े कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है। फिर है हमारा मैक्रोमोलिक्यूल कैसे बनता है, यानी कि बृहद जो जैव अणु होता है वो बनता कैसे है वो देखते हैं। मोनोमर क्या करते हैं, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बनाते हैं। फिर क्या बनते हैं, ग्लाइकोसाइड जब बॉन्ड बन जाता है तो उसके बाद वो क्या करते हैं, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड मिलकर पॉलीसेकेराइड बना देते हैं। जो ग्लाइकोसाइड जो बॉन्ड होते हैं वो क्या करते हैं, पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। पॉलीसेकेराइड मिलकर क्या करते हैं, इसे डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहते हैं, यानी कि पानी निकलता है। जो पॉलीसेकेराइड होता है उसमें क्या होता है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस की क्रिया से पानी को बाहर निकाल देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, मोनोमर्स बनते हैं। यानी कि मोनोमर में क्या आते हैं, ग्लूकोज आते हैं, फ्रक्टोज आते हैं, लैक्टोज आते हैं। ये जो तीनों चारों शर्कराएं होती है ये मिलकर क्या बनाती है, ग्लाइकोसाइड बनाती है। जब ग्लाइकोसाइड बंद बनता है तो क्या बनता है, हमारा पॉलीसेकेराइड बनता है। और पॉलीसेकेराइड क्या करता है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस करके जल को बाहर निकाल देता है। इसलिए कुछ इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। इनका निर्माण कैसे होता है, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो फल में क्या होता है, फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज शर्करा। अंगूर में ग्लूकोज या फिर गैलेक्टोज शर्करा होती है। हम जो भोजन खाते हैं उसमें भी ग्लूकोज होता है। और हमारी कोशिकाओं में राइबोस न्यूक्लिक एसिड
और डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड मिलते हैं। इन सब से मिलकर क्या बनता है, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बनाते हैं ये सभी शर्कराएं मिलकर। उसके बाद ये ग्लाइकोसाइड बॉन्ड पॉलीसेकेराइड बनाता है, यानी कि बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट मिलकर एक बड़ा बॉन्ड बना रहे हैं। फिर है कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। पहला प्रकार है मोनोसेकेराइड, यानी कि ये क्या होता है, सिंपल सुगर स्लो मेडेट, यानी कि एनर्जी का सोर्स होता है। और दूसरा होता है हमारा डाइसेकेराइड, इसमें क्या होता है, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज तीनों होते हैं। अब पॉलीसेकेराइड जो होता है ये क्या होता है, असली मैक्रोमोलेक्यूल होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के भी 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है मोनोसेकेराइड, बिल्कुल सिंपल होता है, उसमें ज्यादा शक्कर के अणु यानी कि कार्बोहाइड्रेट या फिर शुगर के अणु जो होते हैं वो ज्यादा इसमें नहीं होते हैं, ज्यादा शर्करा नहीं होती है, लेकिन इतनी शर्करा होती है कि हमें ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में मिल जाए, ये एनर्जी का फर्स्ट सोर्स है। इसके बाद जो डाइसेकेराइड होता है उसमें ऊर्जा के 2 अणु मिलते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की जो शर्करा होती है उस शर्करा के 2 अणु मिलते हैं, कौन कौन से, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। ये तीनों शर्कराएं किसमें पाई जाती है, डाइसेकेराइड में पाई जाती है। फिर है पॉलीसेकेराइड, यानी कि असली बृहद जैवअणु, असली बायोमोलेक्यूल या फिर मैक्रोमोलेक्यूल। स्टार्च होता है पौधों में भंडारण के रूप में, पौधों में सबसे बड़ी मात्रा में क्या मिलता है, स्टार्च मिलता है। ग्लाइकोजन जानवरों में भंडारण करता है, जो ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन भी शुगर होती है, शर्करा होती है, स्टार्च भी शर्करा होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। स्टार्च जो मिलता है वो पौधों में मिलता है, ग्लाइकोजन जो मिलता है वो जानवरों में मिलता है। इसके बाद जो सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज में स्टार्च जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, वो क्या है, पौधों की कोशिका भित्ति में मिलता है। जो सेल्यूलोज होता है वो पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, उनकी कोशिका की जो दीवार होती है उसमें मिलता है सेल्यूलोज। काइटिन कीटों की बाह्य कंकाल में मिलता है। काइटिन क्या होती है, वो भी स्टार्च होती है, वो कीटों की यानी कि कॉकरोच का जो बाह्य कंकाल होता है उसमें भी काइटिन मिलता है, वो भी एक स्टार्च का भंडारण होता है। चीन के लोग उसे बड़े चाव से खाते हैं, जैसे कि हम चिप्स खाते हैं वैसे वो काइटिन यानी कि कॉकरोच को तल के उसका बाह्य कंकाल खा जाते हैं, पॉपकॉर्न के जैसे। ठीक है, अब प्रोटीन, विविध और सबसे विविध और बृहद जैवअणु प्रोटीन, ये क्या होते हैं, ये भी मोनोमर होते हैं। इसमें क्या होते हैं, अमीनो एसिड 20 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रोटीन में क्या होते हैं, प्रोटीन किससे मिलकर बने हैं, अमीनो एसिड से मिलकर बने हैं, और जो अमीनो एसिड होते हैं वो 20 प्रकार के होते हैं। पहले जो 10 प्रकार होते हैं वो देखते हैं। जो 10 टाइप होते हैं ना वो होते हैं हमारे आवश्यक होते हैं, जो बॉडी में नहीं बनते हैं, जो हमारे शरीर की जो सेल होती है उसमें नहीं बनते हैं, वो हमें भोज्य पदार्थों के रूप में लेना पड़ता है। तो 10 टाइप जो होते हैं वो आवश्यक होते हैं। आवश्यक किनको बोलते हैं, जो हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, जिन्हें हम भोज्य पदार्थों के रूप में लेते हैं। कौन कौन से होते हैं वो आवश्यक प्रोटीन, सबसे पहले कि दूध में प्रोटीन मिलता है, अंडे में प्रोटीन मिलता है, अंडे का जो सफेद वाला हिस्सा है उसमें प्रोटीन मिलता है। देन उसके बाद जितनी भी दालें होती है उनमें प्रोटीन मिलता है, जितनी भी प्रकार की दालें होती है उनमें प्रोटीन मिलता है, मछली में प्रोटीन मिलता है। ठीक है, तो ये जितने भी सोर्स होते हैं जिन्हें हम प्रोटीन के रूप में बाहर से लेते हैं तो वो कौन से होते हैं, आवश्यक अमीनो एसिड। इनमें अमीनो एसिड से ही क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। उसके बाद जो 10 होते हैं वो अनावश्यक होते हैं। जो 10 प्रोटीन जो होते हैं वो 10 टाइप के जो होते हैं वो अनावश्यक होते हैं, उन्हें हम बाहर से नहीं लेते हैं, वो हमारी बॉडी की सेल में बनते रहते हैं। ठीक है, तो कितने प्रकार के हो गए, अमीनो एसिड से प्रोटीन मिलकर बनता है तो 20 टाइप के होते हैं, 10 तो होते हैं आवश्यक और 10 होते हैं अनावश्यक। उसके बाद हर अमीनो अम्ल किससे बना हुआ है, NH2COH, यानी कि पहला तो हो गया नाइट्रोजन से, फिर हो गया अल्कोहल से, फिर हाइड्रोजन से, और R ग्रुप से बनता है, यानी कि R ग्रुप ही अमीनो अम्ल का स्वभाव तय करता है। जो हमारा R ग्रुप होता है वो ही अमीनो अम्ल का स्वभाव तय करता है। फिर है कि प्रोटीन कैसे बनता है, अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, जितने भी अमीनो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। फिर क्या बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनता है, पॉलीपेप्टाइड क्या मिलकर बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को
स्टैंडर्ड बुक में प्रोटीन पॉलीमराइजेशन कहते हैं या फिर प्रोटीन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। यानी कि जितने भी अमीनो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर क्या करते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड, एक पेप्टाइड बॉन्ड होता है, बहुत सारे मिल जाते हैं तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, और वही जो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। एनसीईआरटी को छोड़कर जो अदर बुक होती है उनमें प्रोटीन के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रोटीन पॉलीमराइजेशन। यानी कि पॉलीमराइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि पॉली जो पेप्टाइड होते हैं उनसे ही प्रोटीन का निर्माण होता है। मराइजेशन यानी कि जितने भी पॉली, ये जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं ये इसमें क्या होते हैं, मर्ज होते हैं, ठीक है, इसलिए इसे मराइजेशन कहते हैं। फिर है हमारी प्रोटीन की संरचना और प्रोटीन के कार्य, ये देख लेते हैं। तो प्रोटीन की संरचना केवल चार लेवल से होती है। पहला लेवल होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, अमीनो अम्ल की प्रक्रिया, क्रमिक श्रृंखला। प्रोटीन की संरचना में क्या होता है, अमीनो अम्ल की जो क्रमिक श्रृंखला होती है वो बनती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, अल्फा हेलिक्स मिलते हैं और बीटा पेप्टाइड शीट होती है। जो हेलिक्स होता है प्रोटीन का वो होता है, उसके बाद पेप्टाइड शीट होती है जिसे हम नाम देते हैं बीटा। इसके बाद टेरिटरी स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर में कि संपूर्ण 3D फोल्डिंग होती है। उसके बाद सबसे कार्यकारी रूप बनता है। क्वार्टरनरी यानी कि क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर यानी कि चौथा लेवल क्या होता है इसका, एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन के संयोजन से बनता है। उदाहरण के लिए हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। वो कैसे बनता है, जो इसका चौथा लेवल होता है, उस चौथे लेवल में बनता है कि एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन के संयोजन से बनता है। उदाहरण के लिए कौन है, हीमोग्लोबिन। अब देखते हैं प्रोटीन के कार्य क्या क्या करते हैं। तो प्रोटीन क्या होते हैं, एंजाइम का निर्माण करते हैं, हॉर्मोन्स का निर्माण करते हैं, परिवहन करते हैं। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करते हैं, प्रोटीन करते हैं, लाइक हीमोग्लोबिन। इसके बाद एंटीबॉडी बनाते हैं, जितने भी जो प्रोटीन होते हैं वो हमारी एंटीबॉडी बनाते हैं। संरचना, केराटिन और कोलेजन। संरचना कैसी होती है, केराटिन होती है और कोलेजन होती है। केराटिन जो प्रोटीन होता है वो कहां पर पाया जाता है, हमारे बालों में और हमारी त्वचा में। प्रोटीन जीव का कार्यकर्ता वर्कर यानी कि मोलेक्यूल होता है। जो प्रोटीन होता है वो जीव का कार्यकर्ता होता है। जब हम कल प्रोटीन के बारे में ही देखेंगे तो विस्तार से जानेंगे कि प्रोटीन की संरचना कैसे होती है, बनता कैसे है। आज हम सिर्फ बृहत जैव अणु कौन कौन से होते हैं ये देख रहे हैं। सबसे तो बृहत जैव अणु कौन है, हमारा कार्बोहाइड्रेट। फिर क्या आ गया, हमारा प्रोटीन। अब हम आगे देखते हैं कि तीसरा जो हमारा ऊर्जा का भंडार होता है, बृहत जैव अणु होता है, वो कौन होता है, वसा यानी कि लिपिड। इस लिपिड को हम क्या बोलते हैं, और इसे वसा भी बोलते हैं, इसे फैट भी बोलते हैं, ठीक है, इसे फैट भी बोलते हैं। ऊर्जा का भंडार प्लस झिल्ली की नींव, यानी कि जितनी भी कोशिकाएं बनी हुई है उन कोशिकाओं का एक आवरण होता है, वो किसका होता है, लिपिड का होता है, यानी कि फैट का होता है। लिपिड बड़े होते हैं लेकिन पॉलीमर नहीं होते हैं। लिपिड जो होते हैं वो बड़े तो होते हैं लेकिन पॉलीमर नहीं होते हैं, पॉलीमराइजेशन उनमें नहीं होता है। प्रकार क्या होते हैं और प्रमुख भूमिकाएं क्या होते हैं। सबसे पहले लिपिड होते हैं फैटी एसिड। ऊर्जा का भंडारण किसमें मिलता है, फैटी एसिड सबसे ज्यादा घी में और तेल में। अच्छे जो लिपिड होते हैं वो किसमें मिलते हैं, घी में। बुरे जो लिपिड होते हैं वो मिलते हैं सरसों के तेल में। ट्राइग्लाइसैरिडिश ये क्या होती है, ये सेल मेम्ब्रेन का निर्माण करती है। जो ट्राइग्लाइसैरिडिश पीएच जो होती है वो क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन का निर्माण करती है, यानी कि कोशिका झिल्ली का निर्माण करते हैं कौन, लिपिड। ओस्फोलिपिड्स ये क्या करते हैं, ये हार्मोन फॉर्मेशन करते हैं। कुछ हार्मोन प्रोटीन के बने हुए होते हैं, कुछ फैट के बने हुए होते हैं। तो ये जो लिपिड होता है ओस्फोलिपिड जो होता है वो क्या करता है, हार्मोन का फॉर्मेशन करता है, यानी कि हार्मोन का परिवहन करने में सहायता करता है। स्टेरॉइड ये क्या करता है, थर्मल इंसुलाइजेशन का कार्य करता है, यानी कि जो थर्मा इंसुलेशन जो होता है उसका कार्य करता है कौन, स्टेरॉइड।
फिर आता है वैक्सेस, ये भी एक लिपिड होता है। ये क्या करता है, फोस्फोलिपिड होता है, मेम्ब्रेन का आधार होता है, फ्लूइड, म्यूसिकल और मॉडल होता है। ठीक है, तो ये इतने प्रकार के हमारे लिपिड होते हैं, यानी कि ऊर्जा का भंडारण और झिल्ली की नींव बनाने में सहायता करते हैं। फिर आते हैं हमारे न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल ये भी बृहत जैवअणु है, डीएनए, आरएनए यानी कि जेनेटिक मैक्रोमोलेक्यूल होते हैं। ये क्या होते हैं, ये हमारे जेनेटिक जैवअणु होते हैं। जेनेटिक यानी कि अनुवांशिकी बृहत जैवअणु होते हैं। मोनोमर कौन कौन से होते हैं, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और आरएनए के प्रकार पहले तो देख लेते हैं कि हम मोनोमर होते कौन कौन से हैं। न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेस्ड, ATUGC, यानी कि ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये डीएनए होते हैं। ये रहा हमारा डीएनए द्विकुंडलित स्ट्रक्चर, ये रहा हमारा डीएनए। इसमें जो स्ट्रक्चर होते हैं ये यहां पर होते हैं, एक तो ए हो गया, एक टी और यू भी होता है, एक यूटी भी बोलते हैं, जी और सी, एडिनिन, थ्वानिन, गानिन और साइटोसिन। ठीक है, ये चार प्रकार के होते हैं। शुगर कौन कौन सी होती है इसमें, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, पहली तो कौन सी होती है, राइबोज होती है, दूसरी होती है डीऑक्सीराइबोज, यानी कि जो हमारे आरएनए और डीएनए जो होते हैं, जेनेटिक बृहत जैवअणु जो होते हैं, वो भी किनसे बने हुए होते हैं, शर्करा से। फॉस्फेट का ग्रुप होता है इनमें। ठीक है, मोनोमर कौन कौन से होते हैं, न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेस्ड होते हैं, एडिनिन, ग्वानिन, थाइनिन और साइटोसिन। ठीक है, और फिर आ गया हमारा फॉस्फेट ग्रुप के होते हैं ये। इसके बाद हम देखते हैं कि डीएनए की संरचना कैसी होती है। वॉटसन एवं क्रिक ने इसका मॉडल दिया, डबल हेलिक्स। ठीक है, कंप्लीमेंट्री बेस्ड पेराइजिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ये भंडार होता है, यानी कि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन का भंडार होता है। वॉटसन एवं क्रिक ने इसका डबल हेलिक स्ट्रक्चर यानी कि द्विकुंडलित मॉडल दिया था। जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ये भंडार होता है। अब देखते हैं कि आरएनए के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है हमारा एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए, फिर आता है हमारा ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए, फिर आता है आरआरएनए। जेनेटिक एक्सप्रेशन यानी कि जेनेटिक एक्सप्रेशन जो का कार्य करता है आरएनए। ठीक है, फिर देखते हैं कि बृहत जैवअणु में कौन कौन से समूह आते हैं। पहला आता है बृहत जैवअणु में मुख्य 4 समूह शामिल होते हैं। पहला तो होता है कार्बोहाइड्रेट, सबसे महत्वपूर्ण, ऊर्जा का संरचना करता है, यानी कि ऊर्जा का भंडारण होता है। फिर है हमारा प्रोटीन, कार्यकारी एवं संरचनात्मक संगठन होता है। फिर है लिपिड, भंडारण प्लस झिल्ली का निर्माण करता है। फिर आता है हमारा न्यूक्लिक एसिड, अनुवांशिक सूचना प्रदान करता है। अनुवांशिक सूचना में डीएनए और आरएनए। ठीक है, ये जेनेटिक मैसेंजर होते हैं। इनके मोनोमर कौन कौन से होते हैं, प्रोटीन का होता है एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट का होता है शुगर और न्यूक्लिक एसिड का होता है न्यूक्लियोटाइड। और जो लिपिड होता है उनका क्या होता है, फैटी एसिड होता है। जुड़कर बड़े पॉलीमर बनाते हैं। यही जो पॉलीमर होते हैं मैक्रो मोलेक्यूल जीवन की नींव रखते हैं, यानी कि वही जो बृहत जैवअणु होते हैं ये क्या करते हैं, एक जीवन की नींव रखते हैं हमारे जीवन के लिए। कार्बोहाइड्रेट भी इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं और उसी ऊर्जा के बलबूते हम सभी कार्य करते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, जो अमीनो एसिड होते हैं वो हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। जैसे कि हमारे रक्त में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। हमारी हड्डियों में ओसिन प्रोटीन मिलता है। हमारी त्वचा में केराटिन प्रोटीन मिलता है। हमारे बालों में भी प्रोटीन मिलता है। तो यानी कि हमारे जो पूरे शरीर का निर्माण होता है वो किससे होता है, प्रोटीन से होता है। यहाँ तक कि हमारे हॉर्मोन्स भी बनते हैं, वो भी किनसे बने हैं, इन्हीं बृहत अणुओं से मिलकर बने हुए, इन्हीं जैव अणुओं से मिलकर बने हैं। प्रोटीन से, फैट से, स्टेरॉइड से, इन्हीं से ही हमारे हॉर्मोन्स बने हुए होते हैं। यदि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का परिवहन होता है तो वो किसकी वजह से होता है, प्रोटीन की वजह से। यदि ग्लूकोज का दहन होता है तो किसकी वजह से, कार्बोहाइड्रेट की वजह से। ठीक है,
तो इसलिए ये हमारे जीवन की नींव होती है। तो ये देखे हैं हमने जीवाणु, बृहद जीवाणु यानी कि मैक्रो मॉलिक्यूल। एक बार और थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या देखा है। हमने जीवाणु देखा है, बृहद जीवाणु यानी कि मैक्रो मॉलिक्यूल, छोटे छोटे जो कण मिलकर एक बड़ा मकान बनाते हैं। उसी प्रकार जो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एवं न्यूक्लिक एसिड। ये क्या करते हैं? ये सभी हमारे जीवन की नींव रखते हैं। फिर कार्बोहाइड्रेट में हमने मोनोमर कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के जो कण होते हैं वो होते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और राइबोस और डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यही छोटी छोटी शर्कराएं मिलकर बड़े कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है। फिर मैक्रोमोलेक्यूल बनता कैसे है? तो सबसे पहले मोनोमर मिलकर ग्लाइकोजन बनाते हैं या फिर ग्लाइको एसिड बॉन्ड बनाते हैं। वही मिलकर क्या बनते हैं? पॉलीसेकेराइड बनाते हैं और पॉलीसेकेराइड मिलकर एक बड़े कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। ये हमने देखा है। तो हमने बृहद जीवाणु कौन कौन से होते हैं आज वो देखा है। कल हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट हमारा बृहद जीवाणु प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में विस्तार से देखेंगे। प्रोटीन की लगभग 2 कक्षाएं होगी हमारी। इसके बाद हम देखेंगे पॉलीसेकेराइड यानी कि कार्बोहाइड्रेट बनता कैसे है। उसके बाद हम देखेंगे एंजाइम। ठीक है, तो ये है हमारा बृहद जीवाणु। उसमें हमने क्या क्या देखा है? तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट देखा है, फिर प्रोटीन देखा है, प्रोटीन संरचना देखी है, उसके बाद लिपिड देखा है, लिपिड के बाद हमने देखा है न्यूक्लिक एसिड। तो आज के लिए इतना ही। क्लास को देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाय, गुड डे, धन्यवाद।